हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय दिस न्यू वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स आने वाले उत्तराखंड में जूनियर इंजीनियर एग्जाम के जो मैकेनिकल पोस्ट के लिए तमाम वैकेंसीज आई हुई हैं, उसमें जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, स्पेशली जो डिप्लोमा पॉलीटेक्निक किए हुए हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका है ये कि वो अपना एक सीट पक्का करें। इसी कड़ी में हम आपके लिए हर एक वीडियो लेक्चर में 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करके कंसेप्ट के थ्रू क्लियर करेंगे। जेई के लेवल के क्वेश्चंस को उठाएंगे, ज़्यादा एडवांस नहीं जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को उठाएंगे जो क्वेश्चन में आपके आए, जो आपके सिलेबस में हो। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियोस लेक्चर स्टार्ट हो, आपको बता दें हमारे चैनल पे जनरल स्टडीज़ के भी सब्जेक्ट चलते हैं, टेक्निकल ग्राउंड से भी जूनियर इंजीनियर लेवल के सारे पेपर मैकेनिकल से रिलेटेड हम कवर करेंगे। नॉन टेक्निकल में हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब है। ठीक है, और बिहार से रिलेटेड जितनी भी एग्जामें हैं, सभी एग्जामों में जो बिहार के जनरल नॉलेज जीके आता है, उसके टॉपिक को भी हमारे चैनल पे कवर किया जाता है। तो जितने लोग हर तरह के एग्जाम देना रहे हैं और भी स्पेशली बिहार के, तो वो हमारे चैनल से बेनिफिट्स उठा सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट विड्रॉल ऑफ पैटर्न। जो पैटर्न रिप्लिका, ये किसका टॉपिक है? ये कास्टिंग का टॉपिक है, कास्टिंग। ठीक, अब ये पैटर्न क्या है? पैटर्न जैसे कि आप जब कास्टिंग करते हो तो कोई पैटर्न रिप्लिका होना चाहिए ना, जिसमें आप कास्ट करें। ठीक है, तो उसमें हम कुछ अलाउंसेस भी देते हैं, वो अलाउंसेस देते हैं, आंसर नहीं बताना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको एक बात बताते हैं, पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, उसमें हम कास्ट मटेरियल डालते हैं, फिर हम कास्ट करते हैं। तो उस कास्ट ऑब्जेक्ट को हम जब किस तरह बढ़िया से बाहर निकालने कि उसमें ना तो कोई रप्चर हो, ना तो कोई फ्रैक्चर हो, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? पैटर्न बनाते हैं। तो आराम से पैटर्न से कास्ट ऑब्जेक्ट बढ़िया से निकल पाए तो हम पैटर्न को कैसा बनाते हैं? पैटर्न इज मेड स्मूथ। स्मूथ क्यों बनाएंगे भाई? वाटर इज अप्लाइड ऑन पैटर्न सरफेस। इतना हीट होता है कि वाटर का कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। अलाउंसेस आर मेड ऑन द पैटर्न, नो फॉर्मेलिटीज, एकदम राइट आंसर, अलाउंसेस आर मेड ऑन द पैटर्न। हम पैटर्न में कुछ अलाउंसेस देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे कास्ट ऑब्जेक्ट जो है वो रप्चर ना हो, पैटर्न हमारा फ्रैक्चर ना हो। ठीक है, अब उसमें अलाउंसेस राइट ऑप्शन तो है। ठीक है, अलाउंसेस तो राइट ऑप्शन है। अब ये आपसे पूछ दे कि अलाउंसेस कितने कितने तरीके के होते हैं, तो श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस, ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस, मशीनिंग और फिनिश अलाउंसेस, शेक और रैपिंग अलाउंसेस, डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। ओके, आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो ये रहा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। और इससे थोड़ा फंडामेंटल कंसेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं कि पैटर्न कितने तरीके के होते हैं, दैट इज श्रिंकेज, ड्राफ्ट, मशीनिंग, शेक एंड डिस्टॉर्शन। तो आप इस वीडियो के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं, बेहतरीन टॉपिक्स उठाएंगे जहां से आपके क्वेश्चंस फंसे। पेरेंट्स, आप दूसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उत्तराखंड पीसीएस जेई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जितने लोग उत्तराखंड के जूनियर इंजीनियर एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे वीडियोस को आप ध्यान से देखें, कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करें। इंक्रीज इन लोड, और जितने लोग बीटेक वाले हो, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आने वाले। आप अगर जूनियर इंजीनियर के शौकीन होंगे सरकारी जेई बनने के, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको स्टार्टिंग से क्लियर करके चलना होगा। ठीक है, इंक्रीज इन लोड एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम इज लाइकली टू कॉज फेल्योर। कह रहा है कि अगर हम कैंटिलीवर बीम पे लोड बढ़ाते जाएंगे तो वो बीम के किस पॉइंट पे जाके फेलियर होने के चांसेस बढ़ेंगे। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैं चारों ऑप्शन को बोल देता हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं। फेल होगा या तो फ्री एंड पे, फेल होगा वो या तो बीच वाले बीम के बीच में, फेल होगा या तो फिक्स एंड बीम के फिक्स एंड पे, या कहीं भी फेल हो सकता है। 4 ऑप्शन आप सुनिएगा। कैंटिलीवर बीम पे अगर हम लोड बढ़ाते हैं, कैमरा ऑन है कि मैं बस ऐसे बोलूँ? नहीं, कैमरा ऑन है। जब हम बीम के ऊपर लोड बढ़ाते जाते हैं, तो जब बीम के कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे लोड बढ़ाते जाते हैं, तो फ्रैक्चर होने के बीम को चांसेस कहाँ होते हैं? एट द फ्री एंड, बीम के फ्री एंड पे, या तो बीच में, या तो फिक्स एंड पे, या बीम के किसी भी पोर्शन पे। ठीक है, 4 ऑप्शन थे। अब पहले तो आपको कैंटिलीवर बीम समझ में आना चाहिए। ये है आपका कैंटिलीवर बीम।
ये आपका कैंटिलीवर बीम, और इस पे आप लोड दे रहे हो W। आप इस पे W लोड फ्री इन पे ले आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक रफ स्केच बना के दिखाता हूँ। हमने न्यूमेरिकल CF और डायग्राम में देखा है कि जब भी हम फ्री इन पे लोड देते हैं तो बीम में डिफ्लेक्शन होता है, बीम में डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन का टॉपिक हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना शुरू कर दिया है। डिफ्लेक्शन के चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं। तो ये डिफ्लेक्शन है, बीम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करती है, ठीक। डिफ्लेक्ट करती है तो मूवमेंट भी होता है, मूवमेंट होता है तो फिक्स इन पे भी मूवमेंट आता है, ठीक। अब देखो, अगर हम इस पे लोड बढ़ाते जाएंगे तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट और स्ट्रेस किस पे आएगा? फिक्स एंड पे आएगा ना, फिक्स एंड पे आएगा ना। लोड देते जाएंगे, ये अपने जगह से मूव होने लगेगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपने जगह से मूव हो जाएगा, ठीक। तो जैसे मूव होते जाएगा तो फिक्स एंड पे स्ट्रेस ज़्यादा आने लगेगा, मूवमेंट ज़्यादा लगने लगेगा, ठीक है। इस वजह से फ्रैक्चर कहाँ होगा? राइट आंसर, एट द फिक्स एंड। फ्रैक्चर एट द फिक्स एंड, फ्रैक्चर एट द फिक्स एंड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को, कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए बारी बारी से चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को समझेंगे और कंसेप्ट्स को भी समझेंगे। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। पेपर सेट 1 हम इसी तरह के तमाम सेट ले आके आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और आने वाले आपके जेईई एग्जाम, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे और स्टेट्स में हो। अभी तो शायद एम्स, किसी एम्स में भी आया हुआ है जहाँ मैकेनिकल की सीट आई हुई है, ठीक है। डिप्लोमा चाहिए वहाँ पर भी। तो आप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप इसको, हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सर्कुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, हुज एक्सटर्नल डायमीटर ओ, एक्सटर्नल डायमीटर है और इंटरनल डायमीटर है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस इसका क्या होगा? सेंट्रोइडल एक्सिस अगर दिया हो तो हम क्या मान के चलेंगे? हमको उस सेक्शन का पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जैसे ये एक्सटर्नल डायमीटर, ये आपका इंटरनल डायमीटर, इसको स्केच आउट कर देते हैं, ठीक। अब ये है आपका इंटरनल डायमीटर DI और ये है आपका एक्सटर्नल डायमीटर D0, ठीक। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है π/32 D⁴। मगर यहाँ पे हॉलो सर्कुलर दिया हुआ है तो π/32 बाहर ले लेंगे और आउटर डायमीटर का पावर 4 माइनस इंटरनल डायमीटर का पावर 4, तो कितना आएगा? π/32, आउटर डायमीटर आपको कितना दिया है? 8⁴ माइनस इंटरनल डायमीटर कितना दिया है? 6⁴। इसको कैलकुलेट करेंगे, तो मैं तो कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, मगर आपके जेईई के एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं देता है। कैलकुलेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है, सेव कैसे होता है, सेव वाला मैं तो भूल गया, ठीक। 4096 6⁴ 4096 4096 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 32, 274.88 सेंटीमीटर टू द पावर। तो इस तरह आप पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। अगर सेंट्रोइडल एक्सिस के अलावा आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर सेंट्रोइडल एक्सिस के अलावा पूछा आपकी टाइम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रोइडल एक्सिस से तुम नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन तुमसे हिल नहीं पाएगा। और अगर तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को छुई मुई कर देना है, तो फॉर्मूला याद करके जाओ, कंसेप्ट को तैयार करके जाओ, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने है एक प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चर्पी टेस्ट। आप जितने पॉलिटेक्निक वाले हो, इवन बीटेक वाले, आप लैब में जाते होगे, देखते होगे,
ठीक है। तो चर्पी टेस्ट, चर्पी चर्पी टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। आप वो मशीन उठाते होगे और फिर छोड़ देते होगे, ठीक है, किसी मटेरियल पे, वो थक से मारते हुए आगे निकलता होगा और फिर वो बैक आता होगा। फिर जब आप उसको रोक के उस मटेरियल को उठाते होगे, फिर आप उसका मटेरियल को मेजर करते हो, फिर आप उससे जानते होगे कि इस मटेरियल के अंदर कितना कितना टफनेस है, कितना ये इम्पैक्ट लोड को ये सह सकता है। चर्पी टेस्ट से हम मेजर करते हैं टफनेस। चर्पी टेस्ट कैसे होता है आप देखे होगे लैब में, हम कुछ इस तरह का वी ग्रुप बना देते हैं, ठीक। ओके, वी ग्रुप बना के और यहाँ से हम सपोर्ट रख देते हैं, ठीक। और एक बहुत बड़ा हैमर जो है, थार वाला हैमर, थार वाला, ठीक है, वो ऊपर से स्विंग करते हुए आता है और इस पे थक से मारता है, ठीक है। ये फिर उसके बाद इसमें कितना इम्पैक्ट लोड सह सकता है, फिर इसको हम उठा के देखते हैं। ये है चर्पी टेस्ट। चर्पी टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको एग्जाम में बेहतरीन तरीके से अपना कंसेप्ट क्लियर है यार। चर्पी टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर टफनेस क्रीप स्ट्रेंथ। क्रीप किसको कहते हैं? क्रीप जब हम किसी चीज़ को बार बार कंटिन्यूअसली एक पॉइंट पे वहाँ पे लोड देते रहते हैं तो एक समय आता है कि वो टूट जाता है। क्रीप का हमको एग्जाम्पल किसमें देखने को मिलता है? बेल्ट में। फटिग, फटिग स्ट्रेंथ, फटिग क्या देखते हैं? फटिग, हम फटिग से क्या मानते हैं? फटिग हो गई इसमें, मतलब बार बार उसमें लोड आने के बाद, ठीक है, वो जब फ्रैक्चर होता है वो फटिग हो जाता है। इलास्टिक स्ट्रेंथ मतलब कि हम किसी मटेरियल को कितना खींच सकते हैं और वो फ्रैक्चर ना हो, वो इलास्टिक स्ट्रेंथ में आ जाता है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का प्रैक्टिस सेट 1 का हमने कंसेप्ट क्लियर किया। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक आपके सामने है थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन, जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन में डेली डालूंगा, ठीक है, और आपको उसके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, ठीक है। जितने जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली उत्तराखंड जेई, लगे रहो। यहाँ पे देखो, लगे रहो मतलब आप हमारे साथ जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो। हम क्वेश्चन को बस सॉल्व टिक नहीं करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और आपका बारी बारी से कंसेप्ट क्लियर होगा। रोटेटिंग शाफ्ट टेंड टू वाइब्रेट वायलेंटली एट व्हर्लिंग स्पीड बिकॉज, कोई शाफ्ट है और वो रोटेट करने लगता है, ठीक है, तो उसमें इतनी ज़्यादा वायलेंटली वाइब्रेशंस क्यों होती है, ठीक है, एंड व्हर्लिंग स्पीड पे, एट व्हर्लिंग स्पीड बिकॉज, ये व्हर्लिंग स्पीड क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम एक शॉर्ट वीडियोस बना के आपको क्लियर करेंगे। देखो ऐसा है कि एक समय ऐसा होता है ना जब शाफ्ट आपका खड़ा होता है, स्टेशनरी होता है, ये वो पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक। अब यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस एक्सिस की दूरी कितनी है शाफ्ट की? ई है, ठीक। ये कब है? जब आपका ये जो वेट है और शाफ्ट है स्टेशनरी है, स्टेशनरी रुका हुआ है, और ये वेट है, मोटर लगा है, इसका कुछ वेट होगा, इसका कुछ वेट होगा ना, मोटर। फिर क्या होता है, अचानक आप जाते हो और स्विच दबा देते हो। इसी तरह यूट्यूब पे भी स्विच है, दबा दो। नहीं दबाओगे ना, हमको पता था तुम नहीं दबाओ, मगर दबा दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो दबा दो। मेरी अखियों के सामने ही रहना, मासेरो वाली है।
तेरी मोहब्बत में दिल में प्यारे बच्चों अब समझो। पहले ये साफ्ट वेट स्टेशनरी है, ये है आपका साफ्ट। साफ्ट साफ्ट बोल रहे हैं कुछ लोग, करेंगे क्या चल रहा है, साफ्ट क्या चल रहा है बेटा, पेपर आ जाएगा इसी इसी सब करने। ठीक है, कंसेप्ट समझो। क्वेश्चन को यार, क्वेश्चन लिखता है नीचे ऑप्शन लिखता है, टिक मारता है, तुम भी खुश हम भी खुश, वीडियो भी खुश, वॉच आवर भी खुश, मगर समझो यार। टेक्निकल हो, मैकेनिकल, जेई जूनियर इंजीनियर 49,500 500 सरकार बढ़ा देगी, 500 रुपया पर डे ऊपर से, तो इसीलिए 500 रुपया काट लिया तुम लोगों का। 49,000 मिलेगा, 49,000, ठीक है, मतलब 50,000 रुपया। ठीक है, वीडियो तो चल रहा है। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोस बाद। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे आ जाता है, जब ये साफ्ट घूमना शुरू करेगा, मोटर जब घूमना शुरू करेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ लो थोड़ा नीचे आ जाती है। ये ओरिजिनल पोजीशन था ना, ओरिजिनल पोजीशन जब साफ्ट स्टेशनरी थी, मोटर चल नहीं रहा था, तो साफ्ट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी कितनी थी, ई। मगर जैसे मोटर घूमना शुरू कर दिया, मोटर घुमा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे आ गई, साफ्ट थोड़ा सा नीचे हो गया, वेट थोड़ा सा नीचे आ गया, घूमने वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा आगे बढ़ गई, साफ्ट आगे आ गया, तो कितना डिस्टेंस हो गया, y प्लस ई। कितना हाइट हो गया, y प्लस ई। पहले कितना था हाइट साफ्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ई। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण हुआ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्यों, क्योंकि ये डिफरेंस आया रोटेशन के समय वेट ऑफ द मोटर की वजह से। ठीक है, वेट की वजह से ये जो डिफ्लेक्शन आ गया, इसकी वजह से वाइब्रेशन बहुत तेजी से, वायलेंटली बहुत तेजी से होने लगा, स्पीड इंक्रीज हुई, व्हर्लिंग स्पीड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। यही है कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं समझ में आया कि नहीं पहले बताओ, क्योंकि यहाँ पे पहले साफ्ट स्टेशनरी था, तो साफ्ट के एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी कितनी थी, ई। मगर जब साफ्ट रोटेट करेगा तो वेट एक तरफ घसकेगा कि नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन हो गई, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे थी, साफ्ट पे नहीं ना रहेगी, क्योंकि मोटर की ग्रेविटी अलग है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब रोटेट करना शुरू हुआ तो ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा और हाइट नीचे हो गई, बढ़ गई। ठीक है, और इस वजह से वायलेंटली वाइब्रेशन शुरू हो गया मोटर में, और ये कारण क्या बना, वेट बन गया, वेट बन गया, तो आंसर क्या हो गया, रेजोनेंस। ठीक है, इस पे आपका ये 5वां नंबर क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर। अब हम आते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो मेरे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का एक क्वेश्चन है, मैंने गोजा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे समझ में आ रहा है कि नहीं। द बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सर्टेन पोर्शन ऑफ बीम इज कांस्टेंट फॉर दैट सेक्शन शियर फोर्स। ठीक है, हमको तो अपने वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है, आपको भी क्लियर दिखना चाहिए। कह रहा है कि बेंडिंग मूवमेंट ऑफ अ सर्टेन पोर्शन ऑफ बीम, बीम के किसी सर्टेन पोर्शन पे बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट है, तो उस पोर्शन में शियर फोर्स बताओ। देखिए, हम यही जब SFD BMD समझा रहे थे, तो हम यही समझा रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपसे बेंडिंग मूवमेंट दे देगा, शियर फोर्स पूछेगा, शियर फोर्स दे देगा तो बेंडिंग मूवमेंट पूछेगा। तो अब यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट दे के शियर फोर्स के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, किसी बीम पे बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट है, तो वहाँ पर शियर फोर्स क्या होगा, आप बताइए, जीरो, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट। अब ये कैसे आप बताएंगे, तो आप इसको कैसे बताओगे, देखो, द बेंडिंग मोमेंट फॉर सर्टेन पोर्शन ऑफ बीम इज कांस्टेंट। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो आपको एडजस्टमेंट। तो क्या है कि बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सर्टेन पोर्शन ऑफ बीम इज कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट फॉर सर्टेन पोर्शन ऑफ बीम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले बना लो सिंपली सपोर्टेड बीम, एक फोर्स यहाँ दो, एक फोर्स यहाँ दो। अब एक बार लोड यहाँ रख के देखो, क्या बेंडिंग मोमेंट यहाँ कांस्टेंट बना पाओगे, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं बना, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट ऐसे आएगा। ठीक है, तब इसके लिए कितना लोड देना पड़ेगा, 2 लोड कम से कम देना पड़ेगा। कितना लोड देना पड़ेगा, 2 लोड देना पड़ेगा। 2 लोड कैसे दोगे, 2 लोड कैसे दोगे, क्या 2 लोड दे दो, एक लोड यहाँ दे दो,
एक लोड यहाँ दे दो। अब तुम ये जानते हो कि दो लोड के बीच में क्या है, जब दो लोड के बीच में लोड लगा रहेगा तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट तो क्या होगा, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, वहाँ बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा। अब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा तो दो लोड के बीच में शियर फोर्स क्या होगा, शियर फोर्स क्या होगा, जीरो। ये कंसेप्ट है घोंचू, हमने वीडियो में बनाया हुआ है। अगर बड़े भैया लोग देख रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। छोटे भाई अगर देख रहे हैं तो घोंचू ये देखो, ये डब्लू है, ये डब्लू है, ठीक है। डब्लू डब्लू लग गया। अब इसको देखो, CFO बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है, कुछ इसमें करना ही है। डब्लू यहाँ लगा, डब्लू इस पे दे दो, डब्लू इधर लगा, डब्लू इस पे दे दो, समझे। अब इसको CFO डायग्राम, कुछ करना ही नहीं है, सब कंसेप्ट समझाया हुआ है। ऊपर की तरफ जाओगे SFD पॉजिटिव, इधर की तरफ नीचे आओगे SFD निगेटिव, पॉजिटिव डाउनवर्ड, पॉजिटिव राइट साइड में, अपवर्ड पॉजिटिव लेफ्ट साइड में। डब्लू ऊपर गए, सीधे आए, डब्लू दिया, डब्लू कम गया। अब इसके बीच से इसके बीच में कोई लोड नहीं है, CF फोर्स क्या होगा, जीरो, ठीक। अब डब्लू नीचे की तरफ है तो यहाँ आ जाओ, ठीक। लेफ्ट से चलते आ रहा है ना, लेफ्ट से ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो यहाँ से गए, अब ऐसे चल जाओ। तो ये हो गया नेगेटिव CF फोर्स, ये हो गया पॉजिटिव CF फोर्स। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के देखो, कुछ करना ही नहीं था इसमें, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ पे खड़े हो बी पॉइंट पे, डब्लू एल ले लो, डब्लू एल आएगा, यहाँ पे चले जाओ, डब्लू एल, ये भी एल, ये भी एल। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव कितना आ रहा है, डब्लू एल, तो पॉजिटिव चले जाओ, डब्लू एल। अब इस बीच से इस बीच शियर फोर्स कुछ है ही नहीं, शियर फोर्स कुछ है ही नहीं, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कांस्टेंट। यही तो क्वेश्चन है और यही कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट तो शियर फोर्स जीरो, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिखता हूँ, आप लिखो कॉन्सेप्ट। इफ बेंडिंग मोमेंट, BM का मतलब बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, देन शियर फोर्स, यार अंग्रेजी इज विल सेल डिल ये सब हमको नहीं आता है, शियर फोर्स इज जीरो, ठीक है। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस चीज़ को याद रखना, क्वेश्चन में SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, आपसे JEE कहीं भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कंसेप्ट है, आपको ये तैयार रखना। तो इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट के कुछ 5-6 क्वेश्चन उठाए, उनको सॉल्व किया, आपको समझाया। इसी तरह के हम तमाम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आपके सामने, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके, क्वेश्चन लिख के कंसेप्ट समझाएंगे, जिससे आपके JEE के एग्जाम में आपको आसानी हो, आपको समझ में आए। हमारा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो लेक्चर को एक थंब मार दीजिएगा, थंब इम्प्रेशन दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने यार दोस्तों में हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जितने नॉन टेक्निकल की भी तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बिहार एग्जाम की, तो बिहार से रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज हैं, GK हैं, इफिशियंट तरीके से मैक्सिमम जितना हमको पड़ गया ना, सारी चीज़ें हम चैनल पे अपने अपलोड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर बिहार का एग्ज़ाम देना है, आपको ज़रूरत है, तो ज़रूर वहाँ जाके हमारा मनोबल उत्साहित कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, हैव अ नाइस डे।